नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आज की इस वीडियो में हम दो प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, आलोचना के भेद या आलोचना के विभिन्न रूपों का वर्णन। दूसरा प्रश्न, आलोचक के गुण। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। वर्तमान युग में आलोचना का क्षेत्र बहुत विस्तृत एवं व्यापक हो चुका है। साहित्य के विभिन्न अंगों का सूक्ष्म विवेचन और उनके मूल्य निर्धारण के अतिरिक्त उसके मूल में कार्य कर रही सूक्ष्म प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी अब आलोचना का ही कार्य माना जाता है। इस कार्य की पूर्ति के लिए आलोचना की विभिन्न पद्धतियाँ विकसित हुई हैं। भिन्न भिन्न आलोचकों ने आलोचना के भिन्न भिन्न पक्षों पर बल दिया है। किसी ने गुण दोष विवेचन पर तो किसी ने व्याख्या पर। इन्हीं उद्देश्यों और आदर्शों पर भिन्न भिन्न आलोचकों ने आलोचना के अलग अलग भेद बताए हैं। आलोचना के मुख्यतः 8 प्रकार हैं। पहला, सैद्धांतिक आलोचना। दूसरा, निर्णयात्मक आलोचना। तीसरा, प्रभावात्मक आलोचना या आत्म प्रधान प्रभाववादी आलोचना। चौथा, व्याख्यात्मक आलोचना। पांचवा, ऐतिहासिक आलोचना। छठा, तुलनात्मक आलोचना। सातवां, मनोवैज्ञानिक आलोचना। आठवां, मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना। अब हम एक एक करके इन सभी आलोचना के प्रकारों पर संक्षिप्त में बात करते हैं। पहला, सैद्धांतिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना में आलोचना की विशिष्ट पद्धति को अपनाया जाता है, जिसमें आलोचक बहुत सी कृतियों का अध्ययन कर आलोचना हेतु कुछ नियमों का निर्धारण करता है। इन निर्धारित मानदंडों को आधार मानकर साहित्य या काव्य के स्वरूप का विश्लेषण आलोचक करता है। आलोचक जिन सिद्धांतों का निर्माण करता है वह केवल परंपरा आधारित न होकर नवीन रचनाओं को ध्यान में रखकर बनाए जाने आवश्यक हैं। संस्कृत भाषा की कृतियाँ जैसे भरतमुनि विचलित नाट्यशास्त्र, विश्वनाथकृत साहित्य दर्पण सैद्धांतिक आलोचना के उदाहरण हैं। हिंदी भाषा का रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ चिंतामणि, बाबू गुलाब राय का सिद्धांत और अध्ययन और काव्य के रूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत रसमीमांसा इत्यादि सैद्धांतिक समीक्षा की प्रमुख कृतियाँ हैं। दूसरा, निर्णयात्मक आलोचना। यह आलोचना की वह पद्धति है जिसमें आलोचक कृति पर विचार कर अपना निर्णय देता है। यह निर्णय कृति व उसके सिद्धांतों के साथ साथ शास्त्रीय नियमों पर भी तथा लोकहित की दृष्टि पर भी निर्भर करता है। एक न्यायाधीश की भूमिका निभाते हुए वह रचना की परीक्षा कर उसे उत्तम, मध्यम या अधम भी घोषित करता है। कुछ विद्वान शास्त्रीय नियमों पर आधारित इस आलोचना पद्धति को अनुचित मानते हैं, क्योंकि न्यायाधीश की तरह किसी कृत्य के विषय में निर्णय दे देना न तो उचित है और न ही अच्छे आलोचक को शोभा देता है। एक विद्वान ने इस संबंध में कहा है कि निर्णयात्मक आलोचना एक प्रकार से यंत्रवत हो जाती है, क्योंकि आलोचक एक निश्चित आलोचना कसौटी पर आलोचक कृत्य को कसा करता है। निर्णयात्मक आलोचना पद्धति संस्कृत और हिंदी में प्रचलित रही है। मिश्र बंधु की आलोचना पद्धति इस प्रकार की है। तीसरा, प्रभावात्मक आलोचना या आत्म प्रधान प्रभाववादी आलोचना। इसमें आलोचक किसी रचना की विवेचना या विश्लेषण में इतना डूब जाता है कि भाव सागर में डूबने उबरने लगता है। इस समीक्षा पद्धति में बुद्धि तत्व की अपेक्षा भावावेश प्रधान होता है और आलोचक के लिए तटस्थ रह पाना कठिन होता है। परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत रुचि और रुचि कृति संबंधी विचारों में भिन्नता का कारण बनती है और आलोचना विषय प्रधान हो जाती है। इस आलोचना पद्धति में नियम नगण्य होते हैं। नगण्य मतलब जिसे गिना न जा सके, और आलोचना स्वतंत्रता के साथ अपनी राय को ही सही सिद्ध करने हेतु प्रयत्नशील रहता है। आत्म प्रधान प्रभाववादी आलोचना के स्वरूप का संबंध में स्पिनगार्ग ने लिखा है कि किसी कृति को देखकर जिन भावों और प्रभावों की अनुभूति होती है उन्हें उसी तरीके से प्रकट कर देना प्रभाववादी समीक्षक का कार्य होता है। हिंदी भाषा साहित्य के भारतेंदु और द्विवेदी युग में प्रभाववादी आलोचनाएं मिलती हैं।
श्री पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी की आलोचना करते हुए लिखा है कि बिहारी सरसई के दोहे तो शक्कर की रोटियां, जिधर से तोड़ो उधर से ही मीठे हैं। स्पष्ट है कि उनकी यह पंक्ति प्रभाववादी आलोचना का एक प्रमुख उदाहरण है। चौथा, व्याख्यात्मक आलोचना। व्याख्यात्मक आलोचना के अंतर्गत आलोचक पूर्वाग्रहों, रूढ़ियों, सिद्धांतों और भावुकता को छोड़कर एक अन्वेषक मतलब शोधकर्ता की भांति कृति और कृतिकार के उद्देश्यों और विशेषताओं, विषय व शैली की व्याख्या करता है। उसकी दृष्टि निरपेक्ष होती है और मानदंड युगानुरूप। कार्लाइल और मैथ्यू आर्नल्ड को इस समीक्षा पद्धति को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। हिंदी आचार्यों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी पद्धति के आलोचक हैं। इस पद्धति का सूत्रपात हिंदी भाषा में आचार्य शुक्ल ने किया और सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी की आलोचना भी इसी पद्धति को आधार बनाकर की। पांचवा, ऐतिहासिक आलोचना। यह आलोचना की वह पद्धति है जिसमें आलोचक परिस्थिति जन्य प्रभावों को ध्यान में रखकर किसी भी कृति की समीक्षा करता है। रचनाकार का युग, परिवेश, परिस्थितियां इस पद्धति में विशेष स्थान रखती हैं, क्योंकि प्रत्येक कृति अपने युग से निश्चित रूप में प्रभाव ग्रहण करती है। कुछ विद्वानों का ऐतिहासिक आलोचना के विषय में यह मत है कि परिस्थितियों पर केंद्रित होने के कारण यह पद्धति एक पक्षीय है, किंतु वास्तविकता यह है कि इस पद्धति ने आलोचना को एक नई दिशा प्रदान की है। युगीन परिस्थितियों को समझे बिना की गई रचना की आलोचना गलत परिणाम भी दे सकती है। जैसे हिंदी साहित्य में राधा के स्वरूप पर बहुत से लेखकों ने लिखा है, किंतु राधा का जो स्वरूप जयदेव, सूरदास, घनानंद की रचनाओं में मिलता है वह हरिओट की राधा का नहीं है। जहाँ विद्यापति की राधा का नायिका रूप व सूरदास की राधा का प्रेमिका रूप उभरता है, वहाँ हरिओट की राधा सामान्य नायिका न होकर लोक मंगलकारी रूप में सामने आती है। प्रिय प्रवास की राधा का विश्लेषण यदि आधुनिक परिप्रेक्ष्य व परिस्थितियों को ध्यान में रखकर न किया जाए तो वह मिथकों या अन्य कालों में प्रचलित राधा न होकर एक अलग ही चरित्र के रूप में सामने आएगी। अतः युगीन इतिहास की समझ होना भी अति आवश्यक है और ऐतिहासिक आलोचना के आधुनिक युग में प्रचलित विकसित होने का यह बहुत बड़ा कारण है। ऐतिहासिक आलोचना का आधार सभी आलोचक कभी न कभी अवश्य लेते हैं। छठा, तुलनात्मक आलोचना। तुलनात्मक आलोचना करते हुए आलोचक दो लेखकों, उनकी लेखन पद्धतियों, समकालीन पूर्ववर्ती या परवर्ती रचनाकारों के बीच तुलना कर उनके महत्व को स्थापित करने का प्रयास करता है। इस आलोचना पद्धति में आलोचक का बहुज्ञ एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक है, क्योंकि तुलनात्मक आलोचना तभी सार्थक होगी जब तुलना किए जाने वाले पक्षों का विवेचन, विश्लेषण पूर्ण सतर्कता, तटस्थता व सावधानी के साथ किया जाए। लाला भगवान दीन, पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति इस श्रेणी में ही आती है। सातवां, मनोवैज्ञानिक आलोचना। मनोवैज्ञानिक आलोचना में किसी भी कृति की रचना मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में की जाती है। मनोवैज्ञानिक आलोचना यह मानकर चलती है कि किसी भी कृति की रचना में कृतिकार की मानसिक स्थितियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अतः रचनाकार के व्यक्तिगत स्वभाव, परिस्थितियों व उससे पड़े प्रभाव को विश्लेषित किया जाना भी आवश्यक है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड का इस संबंध में विचार है कि अवचेतन में बसने वाली हमारी अतृप्त वासनाएं और कुंठाएं जाने अनजाने कला या स्वप्न के माध्यम से व्यक्त हो जाती है। कला का जन्म वासना से होता है। अतः किसी कृति के विश्लेषण के लिए साहित्यिक कृतिकार के अंतर्मन और स्वभाव का मनोविश्लेषण करना चाहिए। अतः इस आलोचना पद्धति में कृति के विश्लेषण के साथ ही कृतिकार की मानसिक स्थितियों पर भी आलोचक की नज़र रहती है, किंतु इसमें आलोचक का ध्यान रचना से अधिक रचनाकार के स्वभाव की ओर
अधिक तल्लीन हो जाता है और कृति के रहस्य से अधिक अंतर्गत की गुत्थियां सुलझाने में वह अधिक रम जाता है। परिणाम स्वरूप कई बार कृति के उपेक्षित होने का खतरा रहता है। 8वां, प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचना। इस पद्धति में किसी कृति का विवेचन विश्लेषण वर्ग संघर्ष के आदर्श और विचारधाराओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस समीक्षा पद्धति को यथार्थवादी आलोचना, सोवियत समीक्षा पद्धति तथा समाजवादी आलोचना आदि नामों से जाना जाता है। यह समालोचना पद्धति मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है तथा उस रचना को श्रेष्ठ मानती है जो शोषण का विरोध करे व शोषितों की समस्याओं को सामने लाने व उनका हित करने में समर्थ हो। सामाजिक उपयोगिता और स्पष्टता इस आलोचना पद्धति के मुख्य गुण हैं। इस समीक्षा पद्धति में किसी कृति को राजनीति के दर्पण में देखे जाने के कारण साहित्य उपेक्षित हो जाता है। वह एकांगी दृष्टि मानने सिद्धांतों को भी अनदेखा कर देती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, शिवदान सिंह चौहान हिंदी के प्रगतिवादी आलोचकों की श्रेणी में आते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। आलोचक के गुण। आलोचक के गुणों पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने साहित्यालोचना में लिखा है कि सबसे पहले आलोचक को विद्वान, बुद्धिमान, गुणग्राही और निष्पक्ष होना चाहिए। जिसमें ये सब गुण ना हो उसको समालोचना के काम से दूर ही रहना चाहिए। वस्तुतः एक आलोचक में निम्नांकित गुण वांछनीय होते हैं। पहला, विद्वता एवं बुद्धिमत्ता। दूसरा, गुणग्राहकता। तीसरा, निष्पक्षता। चौथा, सहृदयता। पांचवा, ईमानदारी। छठा, अंतर्दृष्टि या पैठ। सातवां, वैज्ञानिक दृष्टि। आठवां, औचित्य ज्ञान। नौवां, भाव संप्रेषण की क्षमता इत्यादि। और इनका विवेचन इस प्रकार है। पहला, विद्वता एवं बुद्धिमत्ता। एक आलोचक को विद्वान, बहुज्ञ एवं अद्भुत प्रतिभा का धनी होना चाहिए। यदि आलोचक विद्वान न होगा तो वह ग्रंथ के गुण को समझ न सकेगा। यदि वह बुद्धिमान न होगा तो नीड़ के विवेक में असमर्थ होगा। एक आलोचक को विद्वान होने के साथ साथ बहुज्ञ एवं अद्भुत प्रतिभा का धनी होना चाहिए। डॉक्टर बैजनाथ सिंगल का भी यही मत है कि समालोचक को जीवन की विशदता और व्यापकता का साहित्यकार की भांति ज्ञान होना चाहिए। उसे बहुपठित व्यक्ति होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके पास विश्लेषक और संश्लेषक बुद्धि का भी होना अभीष्ट है। उसे एक भुक्कड़ पाठक होना चाहिए तथा उसका जीवन संबंधी कोई अपना दृष्टिकोण भी उसके पास रहना चाहिए। एक अच्छे आलोचक के लिए अद्भुत प्रतिभा एवं विशिष्ट व्यक्तित्व का होना भी आवश्यक है ताकि दूसरे उससे सहज प्रभावित हो सके। दूसरा, गुणग्राहकता। आलोचक को गुणग्राही होना चाहिए। आलोचक में विस्तारपूर्ण दृष्टि, संतुलित मस्तिष्क एवं उदार हृदय का होना आवश्यक है, तभी वह गुणग्राहक हो सकता है। आलोचक का मुख्य कार्य यह है कि वह आलोचक ग्रंथ को उसके बिल्कुल वास्तविक रूप में देखे, कृति के अच्छाइयों, रचनाकार के महत्व, उद्देश्यों इत्यादि को वह निरपेक्ष भाव से प्रकट करे। तीसरा, निष्पक्षता। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की मान्यता है कि समालोचक के लिए पंडित और समझदार होने के अतिरिक्त निष्पक्ष होने की भी बड़ी आवश्यकता होती है। आलोचक को कृति की आलोचना करते समय द्वेष, पक्षपात, पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर निष्पक्ष भाव से कृति की आलोचना करनी चाहिए, अन्यथा आलोचना दोषपूर्ण साबित होगी। इस प्रकार निष्पक्षता, निर्लिप्तता, तटस्थता आलोचक के लिए परमावश्यक गुण है। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में भी आलोचक के इन गुणों को बड़ा महत्व दिया गया है। हडसन इसे क्वालिटी ऑफ डिटैचमेंट एंड इम्पार्शियलिटी कहते हैं, तो मैथ्यू आर्नल्ड इसे डिसइंटरेस्टेडनेस कहते हैं। वस्तुतः आलोचना राग, द्वेष या पक्षपात से मुक्त, सर्वतः तटस्थ अथवा निष्पक्ष होनी चाहिए।
चौथा, सहृदयता। आलोचक को सहृदय होना चाहिए। सहृदयता से यहाँ भी प्राय रचनाकार के दृष्टिकोण को समझने हेतु उसकी छोटी मोटी भूलों त्रुटियों को माफ कर देने से है। सहृदयता और सहानुभूति के अभाव में कोई आलोचक श्रेष्ठ आलोचक नहीं बन सकता। सहृदय और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखकर ही कोई आलोचक कृति के साथ उचित न्याय कर सकता है। पांचवा, ईमानदार। आलोचक के लिए ईमानदारी एक प्रमुख गुण माना गया है। यह ईमानदारी कृति, कृतिकार, जीवन, साहित्य और उसके अपने प्रति सभी स्तरों पर अपेक्षित है। कहा गया है कि आलोचक होना मूल्यों का निर्णायक होना है। टू सेट अप अ क्रिटिक इज टू सेट अप अ जज ऑफ वैल्यूज। यह मूल्य निर्णय ईमानदारी के अभाव में संभव ही नहीं है। छठा या पैठ। एक अच्छी आलोचना के लिए आलोचक के पास अपनी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, अन्यथा आलोचना सतही साबित होगी, अर्थात ऊपरी साबित होगी। सच्चा आलोचक उसे ही स्वीकार किया गया है जो कृति के अंतस में बैठकर अपनी गहरी सूझबूझ से कृति की समीक्षा करे। सातवां, वैज्ञानिक दृष्टि। आलोचक में वैज्ञानिक दृष्टि का होना आवश्यक है, तभी किसी कृति की समीक्षा वैज्ञानिक एवं श्रेष्ठ होगी। वैज्ञानिक दृष्टि से अभिप्राय कृति का सही परीक्षण, मूल्यांकन इत्यादि से है। आलोचक के लिए वैज्ञानिक दृष्टि के साथ साथ दार्शनिक वृत्ति का भी होना महत्वपूर्ण माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और दार्शनिक वृत्ति के समन्वय से आलोचना का श्रेष्ठ निदर्शन सामने आ सकता है। आठवां, औचित्य ज्ञान। आलोचक को किसी कृति का मूल्यांकन, आलोचना या समीक्षा में औचित्य का प्रतिपादन करने में दक्ष होना चाहिए। औचित्य ज्ञान के बिना आलोचक अधूरा है। नौवां, भाव संप्रेषण की क्षमता। आलोचक को भाव संप्रेषणीयता में दक्ष होना चाहिए। भाव संप्रेषण का तात्पर्य है अभिव्यक्ति कौशल। यदि आलोचक में भाव संप्रेषण की दक्षता है तो उसकी आलोचना स्वयं प्रभावशाली एवं पाठकों को प्रभावित करने की क्षमता से युक्त होगी, अन्यथा आलोचना प्रभावहीन एवं कमजोर होगी। उत्तर खत्म। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो जो आलोचना का अर्थ, परिभाषा एवं विकास पर थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।